गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे। पहले पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन बात किए थे। अब हम 20 क्वेश्चन और बात करें, यानी पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन करेंगे। सीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ, और अब 12 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकला है इसका एम्स का भी, तो उसका भी प्रिपरेशन इसी से हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अलग से तैयारी करना क्या, क्वेश्चन तो लगभग लगभग दोनों मैच करेगा, दोनों क्वेश्चन ही मैच करेगा। तो जो लोग सीएसएफ का भर है वो भी तैयारी कर सकते हैं इस से, और जो एम्स का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं वो भी इससे तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीएसएफ का सिर्फ डाला हुआ है तो सीएसएफ में ही क्वेश्चन आएगा, ये सर कुछ नहीं है। आपका इसमें एम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे वीवीआई क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू मैराथन जो भी हम करवा रहे हैं 200 क्वेश्चन का, उसमें से सारे वीवीआई क्वेश्चन है, यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सारे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें से क्या है। ट्वेंट क्वेश्चन है कि द नॉर्मल ईएसआर इन हेल्थी अडल्ट इज जनरली, यानी जो नॉर्मल ईएसआर होता है वो हेल्थी अडल्ट में नॉर्मली जनरली कितना होता है, यानी हम लोग नॉर्मल ईएसआर कितना होता है, तो इसका 0 से 20 मिली पर आवर्स, यानी इसमें जो होता है कितना मिलीमीटर पर आवर्स आपका सेटल डाउन इसमें होता है। ये आसान में हम होता है सेंटिमिनेशन रेट देखते हैं कि कितना जल्दी आरबीसी मेरा सेटल डाउन होता है उसमें, तो वो देखते हैं, तो उसका होता है 0 से 20 मिलीमीटर पर आवर्स होता है। यानी कि एलिवेटेड ईएसआर में इंडिकेट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, यानी आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन है या नहीं है, इन्फेक्शन है या नहीं है। यदि कोई इस क्वेश्चन ऐसा पूछे कि ईएसआर क्या हमें बताता है, ईएसआर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या क्या बताता है, हमारे बॉडी में क्या बताता है, तो उसमें होता है कि इन्फ्लामेशन या हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वो सारी चीज हमें ईएसआर बताता है। ईएसआर सेंटिमिनेशन रेट है, इरेथ्रोसाइट सेंटिमिनेशन रेट, यानी कि कितने देर में हमारा पीआरबीसी सेटल डाउन होता है। दूसरा क्वेश्चन है विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन कोगुलेशन स्टडी, यानी कि किस एंटीकोगुलेंट को हम यूज करते हैं कोगुलेशन स्टडी, यानी कोगुलेशन का अध्ययन करते हैं, उनका स्टडी करते हैं, तो किस एंटीकोगुलेंट का हम लोग स्टडी करते हैं। एडीटीए, सोडियम साइट्रेट, हेपारिन, ऑक्सलेट, तो इसमें हम लोग सोडियम साइट्रेट का कोगुलेशन यदि स्टडी है, यानी जब भी हमारा क्वेश्चन कोगुलेशन पे आता है तो हमें सीधी से आता है सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, और उस चीज का उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसमें कि सोडियम साइट्रेट बाइंड कैल्शियम रिवेरी एंड प्रिपेयर्ड फॉर कोगुलेशन टेस्ट, यानी ये जो होता है सोडियम साइट्रेट होता है वो कोगुलेशन टेस्ट में यूज होता है, यानी कोगुलेशन का स्टडी जो भी हमारे बॉडी में कोगुलेशन होते हैं उनकी सारी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, सोडियम साइट्रेट फाइलियर उसमें हम लोग करते हैं। द लार्जेस्ट लिकोसाइट इज, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट लिकोसाइट, लिकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। इसमें यदि पूछे कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है तो इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है तो लिकोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है तो थ्रोम्बोसाइट, यानी ये होता है उनका अनदर नेम, यानी निकनेम हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे कोई निकनेम होती है या अनदर नेम होता है, तो उससे जो जैसे किसी को कोई भी नाम है तो उसको उपनाम से हम लोग बुलाते हैं निकनेम, तो इसलिए इसका दूसरा भी नाम हमारे कंपोनेंट जो भी हमारे बॉडी में होते हैं फ्लिपकार्ट कंपोनेंट, उनका भी अदर नाम भी होता है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट लिकोसाइट कौन है तो मोनोसाइट होता है, और सबसे जनसंख्या में पूछे तो न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो लिम्फोसाइट, और यदि रेयर मिले तो बेसोफिल, यानी सबसे कम जनसंख्या में बेसोफिल होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या में न्यूट्रोफिल होता है, और सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसमें मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट सर्कुलेटिव व्हाइट ब्लड सेल, यानी हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसमें सबसे बड़े सेल होता है वो होता है मोनोसाइट, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में डब्ल्यूबीसी होता है तो न्यूट्रोफिल होती है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। यदि आकार में पूछे तो मोनोसाइट, जनसंख्या में पूछे तो न्यूट्रोफिल। क्या है, आकार में पूछे तो मोनोसाइट, जनसंख्या में पूछे तो न्यूट्रोफिल। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउच मलेरिया, मलेरिया में कौन सा माइक्रोइज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम, इंटाम्यूबा, गैरिया और लिस्मिनिया। तो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमारे बॉडी में मलेरिया होता है। मलेरिया हम लोग जनरली जानते हैं कि कभी गंदे पानी या किसी के रीजन से, अच्छे खान पीन नहीं खाने से, या फिर गंदगी पानी पीने, गंदी खाना खाने से, इसके कारण, या फिर
होता है, तो वो कौन सा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें प्लाज्मोडियम एमरगोजिनम होता है। यानी मलेरिया इज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जेनिस प्लाज्मोडियम। यानी जो एक प्रोटोजोआ होता है वो कौन होता है, जेनस प्लाज्मोडियम का होता है। अब द स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर रूटिंग बैक्टीरियोलॉजी इज, यानी जो स्टेनिंग टेक्निक होता है वो जो रूटिंग बैक्टीरिया किस किस रूटिंग बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, तो ग्राम स्टेन। यानी सीधी सी इसमें बात है कि स्टेनिंग टेक्निक का यूज जो करते हैं उस किस बैक्टीरियोलॉजी के लिए हम लोग करते हैं, तो ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, इंडिया इंक स्टेन और अल्बर्ट स्टेन। तो इसमें होता है ग्राम स्टेन के लिए हम लोग स्टेनिंग टेक्निक का यूज करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। यानी कि ग्राम स्टेनिंग क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप। यानी जो भी हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं उसमें में ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है उसकी स्टडी करते हैं, और स्टेनिंग टेक्निक का यूज हम लोग वही करते हैं। अब विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी किस डिजीज के कारण हमें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है। हमारे बॉडी में जो डेफिशिएंसी और आयरन हो, जो हमारे लगातार आयरन घटते जाता है, वो किस कंडीशन में होता है, सिक्योरिटी में नहीं होता है, रैकेट्स में भी ये तो कोई डिजीज ब्लड कमी होने की या तो आयरन कमी होने की कोई डिजीज है नहीं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बेरी 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 तो जानवे किसी भी विटामिन की कमी से होती है। वो आप लोग कमेंट में बताएं कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके कारण ही हमारे बॉडी में जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है, और वो भी लगातार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक प्रकार का जेनेटिक भी होता है या तो फिर किसी को भी होता है, लेकिन ज्यादा ये जेनेटिक होता है जिसमें कि आयरन आपका घटते जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और बहुत सारे डिजीज होता है, सिकल सेल होता है, थैलेसीमिया होता है, ये भी होता है, ये भी इसी प्रकार का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो डेफिशिएंसी और आयरन इसी का होगा। इसमें आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जब हमारा आयरन होता है वो रिक्वायर फॉर होता है हीमोग्लोबिन के लिए होता है। जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो उसके बॉडी में आयरन की कमी है। किसी का 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो उसमें आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा है, उसे डोनेट करके डिस्कार्ड कराने की जरूरत है। जिससे कम है उसे चढ़ाया जाता है। उस बहुत लोगों को यदि ब्लड नहीं मिलता है तो आयरन चढ़ाया जाता है ताकि उनका हीमोग्लोबिन स्टेबल हो सके। जो भी बॉडी है उनकी जो भी खपत हो रही है वो स्टेबल हो सके, पूर्ति हो सके, तो आयरन भी चढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर फर्स्ट चॉइस होता है ब्लड। एचआईवी प्राइमरी अटैक, एचआईवी जो होता है प्राइमरी पहले अटैक हमें कहाँ करता है, आरबीसी में करता है, प्लेटलेट में करता है, CD4 टी लिम्फोसाइट में करता है, या न्यूट्रोफिल में करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि CD4 टी लिम्फोसाइट में। जब भी हमें एचआईवी होगा तो सबसे पहले वो अटैक करेगा CD4 टी लिम्फोसाइट में। यानी कि एचआईवी वीकेंड होता है इम्यूनो सिस्टम बाय डिस्टोरिंग CD4 से। जब हमारा एचआईवी अटैक करेगा CD4 में तो हमारा जो भी इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर पड़ता चल जाएगा, और कमजोर पड़ जाएगा, और धीरे धीरे एचआईवी यही एड्स का रूप हमारा ले लेता है। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीकनेस होते चला जाता है तो वो फिर बढ़ते चला जाता है। जब भी कोई वीकनेस हो रहा है तो दूसरा जब वो बढ़ रहा है तभी तो वीकनेस होता है ना। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज सीरम, प्लाज्मा, सैलम। जो भी ब्लड पार्ट होता है, ब्लड में जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सीरम होता है जब, अब बोलोगे कि सर ब्लड में भी तो सीरम होता है, तो सीरम कब होता है, जब हम लोग प्लेन फाइल में कोगुलेशन फैक्टर करते हैं, जब उसमें हमें एंटी कोगुलेंट कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक कोगुलेशन होता है, तब उसमें सीरम बनता है। और जब ईडीटी में लेते हैं तो उसमें प्लाज्मा बनता है। यानी हमारे बॉडी में जो होता है, ब्लड में जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा होता है। जब हम उसे ईडीटी फाइल में रखते हैं, यानी प्लेन फाइल में, सॉरी प्लेन फाइल में जब हम लोग उसको रखते हैं, रेड फाइल प्लेन में, तो उसमें हमें सीरम मिलता है, और ईडीटी में रखते हैं तो हमें प्लाज्मा मिलता है। लेकिन हमारे बॉडी में रहता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड। हमारे जो भी बॉडी में ब्लड होता है उनका 55% होता है क्या, प्लाज्मा। विच ऑर्गन इज नाउ एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड, मौत का घर, मृत्यु का घर किसे कहा जाता है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास। ये हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे कि आरबीसी जाके कहाँ मरता है, और यहाँ पे पूछा है
वही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया। क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम है। उसने पूछा था कि आरबीसी कहाँ जाके मरता है, डेड होता है, आरबीसी कहाँ जाके डेड होता है। और यहाँ पे पूछा है कि आरबीसी का किस ऑर्गेन को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान यानी मौत का घर कहते हैं, तो वो होता है स्प्लीन। यानी हमारा बॉडी में जो भी आरबीसी होता है वो जाके कहाँ मरता है, स्प्लीन में। आणि all and damaged RBC are removed primarily by the spleen। यानी स्प्लीन में जाके जो भी डेड होता है, जो भी ओल्ड हो जाते हैं, जिनकी एज आरबीसी हो जाता है या जो भी डैमेज आरबीसी हमारी होती चोट उट घाट लगने से, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन के पास। और वहां जाके उनकी जो भी होती है खात्मा कर दो या जो भी कहते हैं। वाइटल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जब भी हम लोग वाइटल टेस्ट करते हैं तो यूज करते हैं किस डायग्नोसिस का, मलेरिया के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, ट्यूबरक्लोसिस या डेंगू के लिए। तो हम लोग यूज करते हैं टाइफाइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, विडाल टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग करते हैं। विडाल टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट साल्मोनेला एंटीजन। आणि ये जो होता है विडाल टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी के अगेंस्ट जाके, एंटीबॉडी के विपक्ष में जाके, अगेंस्ट में जाके वो साल्मोनेला एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम करता है कौन, विडाल टेस्ट। एमआरआई की लैब एंड ब्लड बैंक की बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए एक ई बुक हम लॉन्च किए हैं जिसकी मात्र 169 रुपये प्राइस है। आप वहां से जाके खरीद सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके खरीद सकते हैं। आपको सारी चीज स्टेप टू स्टेप करना, आपके पास पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी करा के रख सकते हैं, या तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर है, फंडामेंटल, बेसिक है, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एडवांस हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इंडोक्राइन, हार्मोन टेस्ट, सारे चीज अवेलेबल है यहाँ। तो ब्लड बैंकिंग का सारा चीज अवेलेबल, किस तरह लाइसेंस होता है, क्या करना चाहिए, किस तरह मैनेज करना चाहिए, सारे चीज इसमें इजी से आप समझ सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया गया है, एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए अप्रोच किया गया है। इसमें सारा चीज है कि इसमें है डोनर कलेक्शन क्या है, कंपोनेंट सेपरेशन कैसे करते हैं, कंप्लीटिटी टेस्ट कैसे करना है, एंटीबॉडी स्क्रीन क्या है, सेफ ट्रांसफ्यूजन कैसे, सारी चीज इस बुक में कवर है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नाउ एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अगला वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिवर्सल डोनर, इसमें देख रहे हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यानी कौन ऐसा है जो सबसे रिसीव कर सकता है, उसमें तक कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, इसमें कौन है सबसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब होता है ऑपोजिट दोनों होता है, कौन ले सकता है कौन दे सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सब लोग से रिसीव कर सकता है, तो वो ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव। ठीक, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है और ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यदि देने की बात आएगी तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी कोई ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है तो वो नेगेटिव में दे सकता है, वो नेगेटिव में। और सबसे कोई यदि ब्लड ले सकता है तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, क्योंकि यदि ए बी नेगेटिव रहेगा तो आर एच फैक्टर पॉजिटिव आएगा तो पेशेंट 2 मिनट या 4 मिनट में भी खलास हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी ब्लड यदि किसी से भी रिसीव कर सकता है सबसे तो ए बी पॉजिटिव, और सबको दे सकता है तो वो नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल एन आर एच ब्लड ग्रुप, यानी जितने भी एबीबी ग्रुप है सारे आर एच ग्रुप जितने सबसे वो एबी पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर सकता है। द नॉर्मल टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इन अडल्ट, जब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है अडल्ट में, 1000 से 3000 मिलीमीटर पर क्यूब, 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब, 12000 से 20000 पर मिलीमीटर क्यूब, 20,000 से 30,000 मिलीमीटर पर क्यूब। तो इसका डब्ल्यूबीसी का जो हम लोग होता है वो 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। आरबीसी जो होता है वो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख मिलीमीटर पर क्यूब, और जो इसमें होता है वो होता है प्लेटलेट जो होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। और जो पैक्सल आरबीसी होता है वो 3.5 से 4.5 मिलियन पर क्यूब मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका होता है राइट आंसर 4000 से 11000 पर मिलीमीटर। दिस इज द नॉर्मल रेफरेंस रेंज फॉर द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये नॉर्मल रेंज है।
इसके बीच में हो सकता है, यदि 8,000 है, 7,000 है, 9,000 है, 10,000, वो भी हो सकता है। विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी? किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन आरबीसी में नहीं होता है? ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं रहता, सिर्फ उस पे एंटीबॉडी रहता है, इसलिए तो वो सबको दे सकता है। ग्रुप ओ आरबीसी लैक बोथ ए एंड बी एंटीजन, यानी वो उसमें ए ना बी, कोई एंटीजन नहीं रहता, सिर्फ एंटीबॉडी। और किसमें एंटीबॉडी नहीं रहता, सिर्फ एंटीजन रहता है, ए बी में। द कॉन्जेस्टेड अगेंस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर इज, जो कॉन्जेस्टेंट होता है वो किसके अगेंस्ट में टाइफाइड फीवर होता है? वेब्रियो कोलोरी से, सैल्मोनेला टाइफी से, सेगिनेला डिसिल से, ई कोली से। तो इसका राइट आंसर होगा सैल्मोनेला टाइफी से हमारे टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर इज काउज बाय सैल्मोनेला टाइफी, यानी जो टाइफाइड फीवर है वो किसका कारक है? सैल्मोनेला टाइफी का कारक है। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट मेल इन अप्रोक्सीमेटली, जो नॉर्मल ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो अडल्ट मेल में कितना होता है? इसमें पूछा है अडल्ट मेल, स्पेसिफिक किसी के बारे में पूछा है, तो नॉर्मल होता है वो होता है 13 से 18 ग्राम पर डीएल, ठीक है, डिसिलीटर। नॉर्मल अडल्ट मेल हीमोग्लोबिन जनरली अराउंड 13 से 18 ग्राम पर डीएल, ठीक है। विच स्टेन इज यूज फॉर मलेरिया पैरासाइट डिटेक्शन, यानी किस स्टेन का यूज करते हैं हम लोग मारा मलेरिया पैरासाइट डिटेक्शन के लिए? तो ग्राम स्टेन, शेल निल्सन स्टेन, जिम्सा स्टेन, अल्बर्ट स्टेन। इसका राइट आंसर होगा ग्लिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन जो होता है वो मलेरिया पैरासाइट डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिस्मा स्टेन इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई मलेरिया पैरासाइट इन द ब्लड स्मेल, ब्लड सैंपल में जो भी मलेरिया पैरासाइट होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में तो आर फैक्टर 8% रहता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं, आरबीसी में नहीं, प्लेटलेट में कोगुलेशन फैक्टर यानी क्लोटिंग फैक्टर रहता है प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी में इम्यूनिटी सिस्टम में लड़ने के लिए क्षमता होता है, आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किसमें? आरबीसी में। यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इसका मतलब आयरन, आयरन हमारा आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इनसाइड रेड ब्लड सेल। विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेंगू वायरस, किस डिजीज का कारक डेंगू वायरस है? टाइफाइड, डेंगू फीवर, क्लोरिया, मलेरिया। इसमें डेंगू वायरस पूछा है तो डेंगू फीवर होगा, डायरेक्ट पॉसिबल है, राइट आंसर। डेंगू इज द वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मस्किटो, जो भी होता है डेंगू वायरल, जो भी होता है वायरल डिजीज होता है वो ट्रांसमिटेड किसके कारण होता है? किसके कारण वो एक दूसरे में भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है? एडिस मस्क्यूटो, एडिस मस्क्यूटो के कारण हमारे डेंगू होता है हमारे बॉडी में, यानी कोई मच्छर के काटने से हमारे बॉडी में डेंगू होता है। द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज, जब नॉर्मल जो फास्टिंग में होता है उनका ग्लूकोज लेवल कितना होता है? तो इसका होता है 70 से 100 mg पर डीएल, ठीक है। 5-10 प्लस माइनस फ्लक्चुएट कर सकता है, 60 से 110 के बीच में आपकी होनी चाहिए फास्टिंग में ब्लड शुगर। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर जनरली बेलो 100 mg पर डीएल। विच सेल प्रिसोड एंटीबॉडी, यानी किस सेल से प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, यानी किस सेल से बनता है हमारा एंटीबॉडी? तो हमारा वो बनता है प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल में हमारा एंटीबॉडी डेवलप होता है। प्लाज्मा सेल आर डिफरेंशिएट बी लिम्फोसाइट टी प्रोसाइट टू एंटीबॉडी, यानी जो भी प्लाज्मा सेल में होता है डिफरेंशिएट बी लिम्फोसाइट होता है, वहां पे हमारा प्रोसेस यानी बनने का एंटीबॉडी बनने का काम करता है। तो ये हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 3 हम फिर लाएंगे। 20 क्वेश्चन का पार्ट बना है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है, या फिर एम्स की हो या फिर सीएसएफ की हो, उन सारे को धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।